Hello everyone, let's take next chapter 5 principles of inheritance and variation. इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर की डिटेल्स में बता रहा है कि एलिफेंट जो है वो वाई एन एलिफेंट दैट ऑलवेज गिव बर्थ टू बेबी एलिफेंट, किसी दूसरे एनिमल को वो क्यों पैदा नहीं करता है। जैसे एलिफेंट ने शेर पैदा कर दिया, क्लियर। जो मैंगो सीड है उस पर मैंगो ही लगेंगे, किसी और प्लांट पे क्यों नहीं लगते मैंगो। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्या जितने भी पेरेंट्स के बच्चे होते हैं क्या वो सारे एक जैसे होते हैं। आपने कुछ में डिफरेंस देखा होगा, कुछ में आपने देखा होगा कि उनके फीचर्स सेम हैं, कुछ जो हैं वो डिफरेंट लगते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्टडी करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको बोला जाता है, दैट इज़ जेनेटिक्स। क्या जो सब्जेक्ट जो जेनेटिक्स से बेसिकली ये डील करता है विद इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो है कैरेक्टर्स का, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है वेरिएशन, ठीक है। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, इनहेरिटेंस जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स जो हैं वो पास ऑन करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। ये जो है बेसिकली बेसिस है हेरिडिटी का, जो इनहेरिटेंस है दैट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन जो है दैट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट। या जो पेरेंट्स के आगे बच्चे हैं वो क्या है, प्रोजनी है, ये पेरेंट्स हैं, ओके, ये प्रोजनी है। तो प्रोजनी जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है अपने पेरेंट्स से, तो वो उसमें क्या क्या लाइक प्रोजनी में क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो पेरेंट्स में नहीं है, तो वो वेरिएशन आ गया। तो वो वेरिएशन है डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट, ओके। सो ह्यूमंस न्यू from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was within sexual reproduction. Yeah. So they exploited the variation that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that produce desirable कैरेक्टर। क्लियर। इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि जैसे नॉलेज ज़्यादा हो गया वाइल्ड पॉपुलेशन जो है प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो ह्यूमन बीइंग ने जैसे प्लांट्स में या किसी पर्टिकुलर एनिमल में कोई ऐसे फीचर्स देखे जो डिज़ायरेबल थे, मतलब ह्यूमन बीइंग उन प्लांट्स के फीचर्स को अपने प्लांट्स में डेवलप करना चाहता था, मतलब वो अपने प्लांट की ब्रीड में उन फीचर्स को लेके आना चाहता था। तो उसके लिए उसने क्या करवाया, ब्रीडिंग प्रोग्राम है ना जैसे, तो वो ब्रीड करवाते हैं उन फीचर्स को गेन के लिए, उन कैरेक्टर्स को अपने प्लांट्स में गेन करने के लिए वो उनकी सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करवा देते हैं, ओके। सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन, ओके। इंडियन ब्रीड जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स लाइक दिस साहिवाल काउज इन पंजाब वी मस्ट। तो जो साहिवाल है वो बेसिकली क्या है, ये एक तरह की ब्रीड है, मतलब ब्रीड हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कुछ फीचर जो हैं किसी पर्टिकुलर काउ से लिए हैं, उनका भी उन्होंने ब्रीडिंग करवा दिया है, क्लियर। सो वी मस्ट however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena. क्लियर। ऐसा नहीं है कि अभी ही हमें इनहेरिटेंस और इन ब्रीडिंग प्रोग्राम का पता चला है कि हम अगर इस तरह से कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेंगे तो हम उनका ब्रीड करवा देंगे। मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं भले ही उनको उसका साइंटिफिक बेस नहीं पता हो, लेकिन ये जो वेरिएशन और कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस है वो उन्हीं के थ्रू आया है, ठीक है ना। ये उन्हीं के सारे आइडियाज़ थे, साइंटिफिक बेसिस का भले ही उनको नॉलेज इतना ना रहा हो, क्लियर। सो इसी के बेस पे इनहेरिटेंस के बेसिस पे, इनहेरिटेंस मतलब जो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर जो है पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो इनहेरिटेंस है। तो इसी के बेस पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए देखते हैं, इसमें बताया गया बेसिकली साइंटिस्ट हुए हैं दैट इज़ ग्रेगर मेंडल। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, किस पे किए, गार्डन पी पे किए। कितने सालों तक किए, 7 सालों तक किए, 1856 से लेके 1863 तक। और उन्होंने प्रपोज किया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। जब मेंडल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इनहेरिटेंस पैटर्न पे, तो पहली बार था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक
जो है वो अप्लाई हुआ बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम कब ये चीज़ें जो है वो कंसिडरेशन में आई, जब ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो गार्डन पी पे अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवा रहे थे। क्लियर। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं उनका लार्ज सैम्पलिंग साइज था, उसके which have greater credibility to the data that he collected। क्लियर। ऑल्सो कन्फर्मेशन जो है उनके इन्फ्लुएंस का from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। क्लियर। तो उन्होंने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किए, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किए, तो उससे उनकी कंसेप्ट के पीछे का आइडिया था वो खुल के सामने आए। क्लियर। तो गार्डन पी में बेसिकली उन्होंने जो करेक्टर लिए थे, क्या किया था उन्होंने 2 अपोजिंग ट्रेड्स लिए थे। ट्रेड्स मतलब जैसे ट्रेड होते हैं लाइक आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हाइट है, हाइट एक कैरेक्टर है, ट्रेट है कि वो टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है ना। तो वो जो है वो ट्रेट है, तो टॉल या डॉर्फ प्लांट हो गए। कलर जैसे कैरेक्टरिस्टिक है, येलो है या ग्रीन है, तो वो उसके ट्रेट है। तो इससे उनको ये समझने में बेसिकली उनको एक बेसिक फ्रेमवर्क बन गया उनकी रूल्स का, जो कि गवर्न करता है इनहेरिटेंस को, विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाई लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम। क्लियर। तो एक तरह से उन्होंने माइलस्टोन रखा, एक बेसिक स्टोन उन्होंने रखा, उसकी वजह से आगे जो है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जो है वो चलती गई। क्लियर। तो मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो देख लेते हैं। मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट करवाए। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स में उन्होंने काफ़ी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट करवाए। क्लियर। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो है जिसमें कॉन्टीन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हुई होती है, मतलब एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस रहता है और सेम एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी जनरेशन तक चला रहता है। ठीक है, तो वो हो गया ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मतलब जिसमें कॉन्टीन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही हो और जो कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को शो कर रहा हो। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस का यहाँ पे मतलब है कि जैसे येलो पेरेंट है, येलो आगे ऑफस्प्रिंग येलो येलो येलो, लाइक उस तरह से आप समझ सकते हो। तो वो एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस हो गया। मेंडल ने बेसिकली क्या किया, मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज़ ली एज पेयर्स, जो सारे सिमिलर थे एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में वो सिमिलर नहीं थे, बाकी वो सारे में सिमिलर थे विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे उनके। क्लियर। कुछ उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सिलेक्ट किए। जैसे सीड्स के अगर हम उसकी टेक्सचर की बात करें तो कुछ स्मूथ थे, कुछ रिंकल थे। कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन सीड्स थे। इन्फ्लेटेड मतलब फुल या कंस्ट्रक्टेड ग्रीन या येलो पॉट थे। टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। क्लियर। अब देखिए ज़रा यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दिए हैं जो कि मेंडल ने स्टडी किए थे पी में। जैसे स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट जो वो करेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में आ गया टेल और ड्वार्फ। फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर में वायलेट या वाइट। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल या टर्मिनल होगी। पॉड शेप जैसे कैरेक्टर है तो इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है। पॉड कलर है, पॉड कलर वो ग्रीन है या येलो है। सीड शेप है, सीड शेप राउंड है या रिंकल्ड है। सीड कलर है, सीड कलर येलो या ग्रीन। तो ये जो है ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये आगे उनके ट्रेड्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हम जिनको बोल सकते हैं। ओके, सो लेट अस टेक नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सो इसमें एग्जांपल बताया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का, जो कि मेंडल ने परफॉर्म किया था, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रॉस करवाया था टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को, कि उन्होंने स्टडी करना है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सिर्फ एक जीन का उन्होंने इनहेरिटेंस स्टडी करना था, तो उन्होंने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया। उन्होंने क्या किया, सीड्स कलेक्ट किए जो कि प्रोड्यूस्ड हुए एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, और उनको उन्होंने ग्रू करवाया टू जनरेट प्लांट ऑफ दिस फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। क्लियर। क्या किया उन्होंने, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट की क्रॉसिंग करवाई और उससे जो सीड्स मिली उसका उन्होंने
उनकी ग्रोथ करवाई, उनको ग्रू किया और फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स उनको मिल गए। ओके, तो ये जो हाइब्रिड और ये जो प्रोजनी मिली उसको उन्होंने बोला फिलियल जनरेशन और द F1। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी F1 प्रोजनी प्लांट्स हैं वो सारे टॉल थे, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। कोई भी ड्वार्फ नहीं था, सारे के सारे जो प्लांट्स प्रोजनी में आए वो सारे के सारे टॉल थे। फिर उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन निकाली और द अदर पार्ट्स ऑफ ट्रेड ही फाउंड कि जो F1 है उसमें F1 जो है दैट ऑलवेज रिमेंबर्ड ईदर वन ऑफ द पेरेंट एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जितने भी ट्रेट उन्होंने क्रॉसिंग करवाई थी तो उसमें उन्होंने देखा कि दोनों पेरेंट्स में से एक के पास जो एक पर्टिकुलर ट्रेट था वो उस प्रोजनी में आया है दूसरे पेरेंट का उनमें वो ट्रेट नहीं आया है। क्लियर? फिर मेंडल ने क्या किया, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जो टॉल F1 प्लांट थे एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलियल जनरेशन जो सेकंड जनरेशन उनके पास आई कुछ ऑफस्प्रिंग उनको ड्वार्फ भी मिले। द करेक्टर जो कि F1 जनरेशन में was no express the proportion of plant that were dwarf were 1/4 of the F2 plant while 3/4 of the F2 plants were tall। क्लियर? क्लियर? जैसे हमारे पास 4 प्लांट्स हैं तो उन्होंने देखा कि जो जैसे 4 प्लांट F2 जनरेशन में आए तो 1 प्लांट जो था वो टॉल उसका ट्रेट आया और जो बाकी रेस्ट ऑफ द 3 थे उनमें जो 1 प्लांट आया वो ड्वार्फ आया और जो रेस्ट ऑफ द 3 प्लांट्स थे उनमें टॉल ट्रेट जो है वो देखने को मिला। क्लियर? तो ये जो टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स हैं ये क्या थे, आइडेंटिकल थे अपने पेरेंटल टाइप के और वो कोई ब्लेंडिंग शो नहीं कर रही थी। दैट इज़ ऑल द ऑफस्प्रिंग वर ईदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट। क्लियर? Okay, similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental trait was expressed in the F1 generation में। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे सपोज ये टॉल है ये ड्वार्फ है तो यहाँ पे गैमिट आया कैपिटल T, यहाँ पे गैमिट आया स्मॉल t, तो जब इसको क्रॉस करवाया तो क्या मिला कैपिटल T स्मॉल t, इस तरह से है ना। तो ये F1 जनरेशन है तो F1 जनरेशन कैसी होगी, टॉल ही होगी, ड्वार्फ थोड़ा ना होगी ये। क्लियर? तो ठीक है, तो इस तरह से जब उन्होंने फिर जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करवाया जब उन्होंने फिर से F1 जनरेशन का उन्होंने मतलब जब उन्होंने स्टडी किया कि F2 स्टेट पे दोनों जो ट्रेट थे वो एक्सप्रेस हो रहे इन द प्रोपोर्शन इट इज़ 3:1। ठीक है, द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट ईदर F1 और F2 स्टेट। ठीक है, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं लाइक हाइट का है, कलर का है, तो वो ना तो F1 में ब्लेंडिंग शो कर रहे थे और ना ही F1 F2 स्टेज में ब्लेंडिंग शो कर रहे थे। इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल ने प्रपोज किया दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड ऑन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स। ठीक है ना, इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल ने क्या प्रपोज किया कि कुछ ऐसा है जो अनचेंज जो है वो बिना किसी चेंजिंग के वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है गैमीट के थ्रू, सक्सेसिव जनरेशन टू जनरेशन वो जाता रहता है। तो वो जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग उनको बोला गया दैट दीज आर नोन एज द फैक्टर्स। क्लियर? तभी तो जो जीन्स हैं देयरफॉर वो क्या हैं, दे आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स में बेसिकली क्या होता है, उनमें इंफॉर्मेशन होती है जो कि चाहिए होती है एक्सप्रेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर ट्रेट को इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जीन्स में क्या होता है बेसिकली दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि जीन्स जो कि कोड करती हैं फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उनको बोला जाता है एलील। मतलब वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम जीन की। क्लियर? जीन्स जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कोड करती हैं उनको बोला जाता है एलील्स। मतलब वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम जीन का। क्लियर?
If we use alphabetically simple symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. ठीक है, जैसे आपको टी के बारे में बताया, तो ये जो है ये F1 जनरेशन है, तो जो कैपिटल टी है दैट इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल ट्रेट हो गया, और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ ट्रेट हो गया. जैसे इसमें एग्जांपल दिए इन द कैरेक्टर ऑफ हाइट, कैपिटल टी इज़ यूज फॉर टॉल ट्रेट और स्मॉल टी जो है ड्वार्फ के लिए, और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो है वो एलील्स हैं एक दूसरे के. हेंस द प्लांट जिनका पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट टी और टी, मेंडल प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पेयर वैरायटी द एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स जो है फॉर हाइट दे आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस. ये देखो, ठीक है ना, क्या बताया उन्होंने कि एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स जो है हाइट के लिए आइडेंटिकल या होमोजाइगस बोल सकते हैं. जैसे कैपिटल या तो ये कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा. क्लियर. जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है उसको बोला कि वो जीनोटाइप है प्लांट के, और जो उनको डिस्क्रिप्टिव टर्म दी गई टॉल एंड ड्वार्फ, तो वो क्या हुए, टॉल एंड ड्वार्फ क्या हुए, वो फिनोटाइप हुआ. जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है, जो नहीं दिख रहा है वो जीनोटाइप है. ठीक है ना, मतलब फिनोटाइप है एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो फिनोटाइप है. और जीनोटाइप क्या हुआ, जीनोटाइप वो हुआ जो कि कॉम्पोजिशन है, जीन की जो कॉम्पोजिशन है वो जीनोटाइप है. ओके. नाउ मेंडल ने क्या पाया, मेंडल फाउंड की जो फिनोटाइप है F1 हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या एग्जैक्टली लाइक द टी पेरेंट अपीयरेंस में. तो उसने प्रपोज किया कि पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट द अदर एज इन F1, और इसलिए उन्होंने उसको बोल दिया डोमिनेंट फैक्टर और दूसरे फैक्टर को बोल दिया रिसेसिव. तो मेंडल ने क्या बोला कि जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है, ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, उसको उन्होंने बोल दिया कि वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको उन्होंने बोल दिया कि वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है. क्लियर. सो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द कैरेक्टर्स और ट्रेट पेयर्स दैट ही स्टडीड. क्लियर. So it is convenient to use the capital and lower case of alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessive. Clear? नेक्स्ट बता रहा है कि जो एलील्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, जैसे होमोजाइगोट के केस में है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकते हैं, या डिसिमिलर हो सकते हैं जैसे हेट्रोजाइगोट के केस में है, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, और ये भी टॉल है. ओके. सो जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है दैट इज़ हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर. ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस है, किसके लिए, जीन्स के लिए, जो कंट्रोल करते हैं वन कैरेक्टर. It is monohybrid and the cross between capital TT and small tt is monohybrid cross. क्यों है monohybrid cross? क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लिया गया है. तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा कि जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन. ठीक है ना, कि रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट आ गया, रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट आ गया आगे F2 जनरेशन में किसी तरह की ब्लेंडिंग के बिना. तो उन्होंने क्या इन्फो निकाला इससे कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट को गैमीट बनाने के लिए उनसे, जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट जो है गैमीट प्रोड्यूस करते हैं मेयोसिस के थ्रू, तो जो एलील्स है पेरेंटल पेयर के वो सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और केवल एक ही एलील जो है वो गैमीट में ट्रांसफ़र होता है. ये जो सेग्रीगेशन है एलील का वो रैंडम प्रोसेस है, और इसलिए 50% चांस होते हैं गैमीट के कंटेनिंग या तो उसमें एक एलील होता है, एज हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द क्रॉसिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट है, इन दिस वे जो गैमीट्स हैं टॉल टीटी प्लांट के, दे हैव द, जो टॉल टीटी प्लांट है उसकी जो गैमीट है वो क्या हुआ है, कैपिटल टी, और जो गैमीट है ड्वार्फ टीटी प्लांट के उसकी एलील क्या हुआ है, स्मॉल टी. तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो एलील्स जो हैं कैपिटल टी फ्रॉम वन पार्ट पेरेंट
Okay, see through the pollen and small tip